एक समाचार प्रसारण में पृथ्वी के सबसे युवा व्यक्ति डिएगो की मृत्यु की घोषणा की जाती है। वर्ष है 2027। थियो कॉफी में शराब मिलाकर पी रहा होता है, तभी अचानक पास में एक बम विस्फोट हो जाता है। इस दुनिया में पिछले 18 वर्षों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। थियो घर से काम करने का अनुरोध करता है, यह महसूस करते हुए कि डिएगो की मृत्यु ने उसे अपेक्षा से अधिक प्रभावित किया है। समाज पतन के कगार पर है और सरकार बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों को हिरासत में ले रही है। शांति की तलाश में थियो अपने दोस्त जैस्पर से मिलने जाता है, जो उसे अपने घर बुलाता है। वे ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जो एक समूह है जो बांझपन का इलाज खोजने के लिए समर्पित है। हालांकि थियो संदेह व्यक्त करता है, यह मानते हुए अब बहुत देर हो चुकी है। थियो जैस्पर द्वारा संगीत चलाने पर थोड़ी राहत पाता है। अगले दिन दुनिया अभी भी डिएगो की मृत्यु पर शोक मना रही है। इस अराजकता के बीच थियो का फिशेज नामक एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वे ब्रिटेन में सभी अप्रवासी के लिए समान अधिकारों की वकालत करते हैं। थियो को आश्चर्य होता है जब उसकी पुरानी पहचान वाली एक महिला जूलियन इस समूह का हिस्सा बनकर प्रकट होती है। वह बताती है कि बम विस्फोट फिशेज ने नहीं किए, बल्कि सरकार ने डर पैदा करने के लिए इन्हें अंजाम दिया है। समूह थियो को अपने साथ शामिल करना चाहता है, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसने राजनीति 2 दशक पहले छोड़ दी थी। जूलियन थियो से अनुरोध करती है कि वह एक युवती को भारी सुरक्षा वाले चौकियों के पार ले जाने में मदद करे। वह इसके बदले 5000 पाउंड देने की पेशकश करती है। थियो मना कर देता है। विदा होने से पहले समूह उसे यह निर्देश देता है कि अगर वह अपना मन बदलता है तो कैम्ब्रिज ट्यूब स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर एक नोट छोड़ दे। दस्तावेजों की सख्त जरूरत में थियो अपने चचेरे भाई निगेल से मिलता है, जो एक सरकारी मंत्री है। दस्तावेज प्राप्त करने के लिए वह एक कहानी गढ़ता है कि एक लड़की को अपने मरते हुए भाई से मिलने की सख्त जरूरत है। निगेल मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। थियो फिशेज को सूचित करता है कि वह केवल संयुक्त ट्रांजिट दस्तावेज ही प्राप्त कर सका है, जिसके लिए उसे स्वयं लड़की को साथ ले जाना होगा। अनिच्छा से वह दस्तावेज जूलियन को सौंपता है और की नामक लड़की से मिलता है। साथ मिलकर वे निर्दिष्ट स्थान के लिए निकलते हैं। यात्रा के दौरान उनकी कार सड़क पर एक जलती हुई बैरिकेड से रोक दी जाती है। अचानक एक भीड़ उन पर हमला कर देती है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उनकी कार का पीछा करते हैं और उनमें से एक जूलियन को गोली मारकर घायल कर देता है। थियो अपनी और समूह की रक्षा के लिए हमलावरों से मुकाबला करता है और उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। भागते हुए पुलिस उनका पीछा करती है। ल्यूक, जो फिशेज का एक सदस्य है, पुलिस को रोकने के लिए गोली चलाता है। थियो गैर जरूरी हत्याओं से दुखी है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समूह जूलियन को दफनाता है और थियो अपने पुराने प्यार को खोने के दर्द से टूट जाता है। आखिरकार समूह एक फार्म हाउस पर रुकता है, जो फिशेज के लिए एक सुरक्षित स्थान है। अंदर वे एक नए नेता के चुनाव के लिए वोट करते हैं और ल्यूक को चुना जाता है। कि थियो को बताती है कि जूलियन ने उसके बेटे डायलन की कहानी उससे साझा की थी। कि थियो से अनुरोध करती है कि वह उसे नाव तक पहुंचा दे, लेकिन थियो उसे आश्वस्त करता है कि फिशेज इसे संभाल लेंगे। हालांकि जूलियन के निर्देशों के अनुसार केवल थियो पर भरोसा करते हुए कि उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है, वह गर्भवती है। समूह अगले कदम पर चर्चा करता है। थियो सुझाव देता है कि की गर्भावस्था को सार्वजनिक किया जाए, यह मानते हुए कि यह उनके उद्देश्य के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है। हालांकि की एक शरणार्थी के रूप में अपने सामने आने वाले खतरों को समझते हुए सरकार को शामिल नहीं करना चाहती। इसके बजाय वह ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचने की प्रबल इच्छा व्यक्त करती है। ल्यू की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए निर्णय उस पर छोड़ देता है। रात में फिशेज का एक सदस्य पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। थियो समूह के बीच एक परेशान करने वाली बातचीत सुनता है। वे की के बच्चे का उपयोग अपने विद्रोह के समर्थन के लिए प्रतीक के रूप में करना चाहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि जूलियन की मौत के लिए वे जिम्मेदार हैं और की को दूसरी जगह ले जाने के बाद थियो को खत्म करने की योजना बनाते हैं, ताकि वह उनके लिए खतरा न बने। हैरान और धोखा खाया महसूस करते हुए थियो तुरंत की को स्थिति समझाता है। दोनों भागने का निर्णय लेते हैं। थियो फिशेज की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है और उनके भागने के लिए एक कार चुरा लेता है। थियो उन्हें जैस्पर के घर ले जाता है, जहां उन्हें अस्थायी शरण मिलती है। मिरियम बताती है कि अगले दिन एक अस्पताल जहाज, जो मछली पकड़ने वाली नाव के रूप में छिपा होगा, उन्हें ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंचाएगा। जैस्पर उन्हें आश्वस्त करता है, यह बताते हुए कि की का बच्चा वह चमत्कार है जिसकी दुनिया को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। हालांकि वह चेतावनी देता है कि उनकी यात्रा आसान नहीं होगी। उन्हें नाव पर चढ़ने से पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। जैस्पर मिरियम और की के साथ एक दर्दनाक स्मृति साझा करता है। वह थियो के बेटे डायलन की कहानी बताता है, जिसकी 2008 के फ्लू महामारी के दौरान
दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। आधी रात को एक अलार्म बजता है। कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह फिशेज हैं जो उन्हें पकड़ने वापस आ गए हैं। खतरा महसूस करते हुए थियो और की चुपचाप भाग जाते हैं। फिशेज थियो के बारे में जानने की मांग करते हैं, लेकिन जैस्पर उसे धोखा देने से इनकार कर देता है। प्रतिशोध में ल्यूक जैस्पर के हाथ में गोली मारता है और फिर उसे मार देता है। थियो जो पास में छिपा होता है दुख से भर जाता है। फिशेज बेफिक्र होकर घर छोड़ देते हैं। समूह एक परित्यक्त घर में शरण लेता है, जहाँ मिरियम थियो को अपने अतीत के बारे में बताती है। वह खुलासा करती है कि वह कभी एक दाई थी और उसने एक दुखद पैटर्न देखा था। उसके 3 मरीज एक ही सप्ताह में गर्भपात कर बैठे। अगले सप्ताह 5 और ने भी यही अनुभव किया और फिर कोई नई गर्भावस्था नहीं हुई। मिरियम जीवन के इस नुकसान से गहराई से प्रभावित होकर उस पल को याद करती है जब मानव प्रजनन समाप्त हो गया था। थियो उसे थोड़ी सी उम्मीद देते हुए कहता है कि अब की गर्भावस्था के साथ वह एक नई शुरुआत के गवाह बन सकेगी। तभी एक कार बाहर रुकती है और थियो आगे बढ़कर तुम फासिस्ट सुअर हो वाक्य कहता है, जो एक पासवर्ड साबित होता है। सिड हल्के से मुस्कुराते हुए बताता है कि पासवर्ड सिस्टम वास्तव में जैस्पर का विचार था। इसी बीच की को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। सिड स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्हें कैंप ले जाता है, जहां उन्हें शरणार्थी के रूप में रखा जाएगा। रास्ते में मिरियम थियो को समझाती है कि ह्यूमन प्रोजेक्ट केवल दर्पणों के एक नेटवर्क के माध्यम से संपर्क में आता है और जूलियन उनकी मूल दर्पण थी। जूलियन की मौत के बाद फिशेज ने ह्यूमन प्रोजेक्ट से अपना संपर्क खो दिया। की पीड़ा बढ़ती जाती है और मिरियम चिंतित होती है कि दर्द बहुत जल्दी आ रहे हैं। उसी रात की का पानी फूट जाता है। उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। की दर्द से चिल्लाती है और एक अधिकारी उसकी आवाज सुनकर अंदर आता है। मिरियम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी जबरदस्ती की को ले जाते हैं। कैंप जहां शरणार्थियों को रखा गया है क्रूरता और अमानवीयता का स्थान है। इस अराजकता के बीच थियो और मिरियम एक सुरक्षा जांच बिंदु पर अलग हो जाते हैं। चेक पॉइंट पार करने के बाद थियो की को खोजने के लिए बेतहाशा ढूंढता है। अंततः वह एक महिला मरिचका से मिलता है, जो उन्हें एक अलग कमरे में ले जाती है, जहां की असहनीय दर्द में होती है। उसी कमरे में की एक बच्ची को जन्म देती है। अगली सुबह सिड तात्कालिक समाचार के साथ आता है। वह बताता है कि एक बम विस्फोट ने कैंप की बाड़ में एक छेद कर दिया है और फिशेज क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बदतर सेना ने पूरे कैंप को बम से उड़ाने की योजना बनाई है। सिड देखता है कि की ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है। वह उन्हें तुरंत भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनके चेहरे समाचार में देखे हैं और जानता है कि उनकी गिरफ्तारी परिणाम है। वह बच्चे की मांग करता है, लेकिन मरिचका हस्तक्षेप करती है। उसे नीचे गिराकर उसे काबू कर लेती है। वह सिड को रोक देती है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिलता है। भागते हुए वे एक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में फंस जाते हैं। मरिचका उन्हें इस हलचल से सुरक्षित निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है कि अपनी बेटी का नाम बजूका रखने का फैसला करती है। एक व्यक्ति उन्हें सूचित करता है कि वे 1 घंटे में नाव तक पहुंचने के लिए निकलेंगे। हालांकि जब वे नाव की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी फिशेज उन्हें पकड़ लेते हैं। की और उसके बच्चे को ले जाया जाता है और स्थिति और गंभीर हो जाती है जब सेना हमला करती है। थियो और मरिचका किसी तरह इस अफरा तफरी से बच निकलते हैं। थियो लड़ाई के बीच से गुजरते हुए बेतहाशा की को ढूंढता है। आखिरकार वह उसे और बच्चे को एक पास की इमारत में पाता है। ल्यूक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उससे कहता है यह एक लड़की है। ल्यूक एक गंभीर भाव के साथ जवाब देता है, मेरी भी एक बहन थी। इस टकराव के बावजूद थियो और की किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इस दौरान इमारत के अंदर मौजूद सभी लोग की के बच्चे को देखकर आश्चर्य और श्रद्धा में रुक जाते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो उनका सामना सेना से होता है। जैसे ही सैनिक बच्चे को देखते हैं, उनमें से एक चिल्लाकर कहता है कि लड़ाई रोक दी जाए। सैनिक बच्चे की रोने की आवाज से भावुक होकर अपने हथियार रख देते हैं और हिंसा कुछ देर के लिए थम जाती है। लेकिन यह नाजुक शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाती। पास में एक बम फटता है और संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। थियो और की अंततः मरिचका से मिलते हैं। वे एक छोटी नाव पाते हैं, लेकिन मरिचका वहीं रुकने का निर्णय लेती है। भारी मन से थियो और की नाव लेकर आगे बढ़ जाते हैं। नाव से वे डरावने दृश्य देखते हैं कि कैसे सैन्य विमान पूरे क्षेत्र को बम से नष्ट कर रहे हैं। थियो, जो बुरी तरह घायल और खून से लथपथ है, की से कहता है कि वह बच्चे को अपने पास सुरक्षित रखे, चाहे जो भी हो। की शोक और आशा से भरी हुई घोषणा करती है कि वह अपने बच्चे का नाम डायलन रखेगी, थियो के दिवंगत बेटे की याद में। जैसे जैसे थियो अपने घावों के कारण कमजोर होता जाता है, नाव धीरे धीरे सुरक्षित दिशा में बढ़ती है। फिल्म का समापन उस नाव टुमारो के आगमन के साथ होता है, जो भविष्य के लिए एक आशा की झलक पेश करती है। बच्चों के खेलने की हल्की आवाज गूंजती है, जो एक नई शुरुआत की संभावना का प्रतीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।